नमस्कार दोस्तों। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हो तो एक बात समझ लीजिए, ये 10 गलतियां सिर्फ एसओपी वायलेशन नहीं है, ये आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, आपकी जॉब खतरे में डाल सकती है और सबसे बड़ी बात, एक पेशेंट की जान ले सकती है। और सबसे दुख की बात, ये सारी 10 गलतियां जानबूझकर की जाती है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के डर से पेपर वर्क बनाया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बता रही होती है। आज मैं आपको वो 10 सच दिखाने वाला हूँ जो हर ऑडिट में छुपाए जाते हैं और हर साल कई कंपनियों को बंद होने पे मजबूर कर देते हैं ये पॉइंट्स। लेट्स बिगिन द टॉप 10 मिस्टेक ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फर्स्ट मिस्टेक, द फेक कैलिब्रेशन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, फेक कैलिब्रेशन यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट बनाने पे और सर्टिफिकेट फाइल में लगाने में को ज्यादा महत्व दिया गया है, ज्यादा महत्व देते हैं जानबूझकर, जबकि प्रैक्टिकली कोई कैलिब्रेशन नहीं हो रहा होता है और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो कंपनी पे आ सकता है, आपके जॉब पे आ सकता है, पूरी इंडस्ट्री बंद हो सकती है सिर्फ एक फेक कैलिब्रेशन की वजह से। एग्जाम्पल दोस्तों, मान लीजिए आपका एक रिएक्टर चल रहा है, उसमें टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है और एक सेफ्टी वॉल लगा हुआ है। टेम्परेचर कंट्रोलर आपका जो है टेम्परेचर कंट्रोल करता रहेगा। अगर वो गलती से बाईपास हो गया, अगर वो गलती से उसने टेम्परेचर कंट्रोल करना छोड़ दिया, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, सेट पॉइंट क्रॉस हो गया है, फिर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसे आएगा कि प्रेशर सेफ्टी वॉल को उसका वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ उस रिएक्टर का प्रेशर भी बढ़ रहा होगा। अगर आपने प्रेशर सेफ्टी वॉल्व को कैलिब्रेशन नहीं किया है, वो जंग गया है, अगर वो वहाँ पे उसका वर्क नहीं करता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लास्ट हो सकता है, रिएक्टर फट सकता है, उससे बड़ा नुकसान उसे कंपनी को हो सकता है। दोस्तों, अगर एक कैलिब्रेशन फेक करते हो तो वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। अगर ब्लास्ट नहीं होता है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व रिलीज हो जाता है, तो अंदर के मटेरियल का क्या, अंदर जो चल रहा है उस बैच का क्या? वहां पे अगर टेम्परेचर जो प्री डिफाइंड था उसमें वो बैच रन नहीं हुआ तो वो प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है। वो प्रोडक्ट डैमेज नहीं हुआ, मान लो वहां से भी पास हो जाता है, उससे जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको रिकॉल करना पड़ सकता है। तो एक कैलिब्रेशन पूरी कंपनी की वाट लगा सकता है। तो गाइस, कैलिब्रेशन इज नॉट जस्ट टू मेक द डॉक्यूमेंटेशन। फिजिकल एक्टिविटी होना भी बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। कैलिब्रेशन एक ऐसी मिस्टेक है दोस्तों जहाँ पे एक रिएक्टर ब्लास्ट हो सकता है, एक रिएक्टर ब्लास्ट होने की वजह से पूरी कंपनी में एक बड़ी डिजास्टर हो सकती है, बहुत सारे लोग मर सकते हैं, पेशेंट की जान जा सकती है, बहुत सारी चीज हो सकती है एक फेक कैलिब्रेशन की वजह से। कैलिब्रेशन सिर्फ लेबल लगाने के लिए और सर्टिफिकेट इशू करने के लिए नहीं होता है। बहुत सारी गाइडलाइंस है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कैलिब्रेशन के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, कैलिब्रेशन कैसे करना चाहिए। लेकिन सिर्फ ऑडिट के लिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फिजिकल में एटलीस्ट केमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्री, दैट इज वेरी डेंजरस टू द ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन बीइंग को डायरेक्टली कोलैप्स करने की क्षमता एक कैलिब्रेशन में होती है। अगर एक कैलिब्रेशन गलत होता है तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो दोस्तों, कैलिब्रेशंस, प्रैक्टिकल कैलिब्रेशन इंश्योर करना है, सर्टिफिकेट एंड ट्रेसेबिलिटी इंश्योर करना है, एक्रेडिटेड कैलिब्रेशन सर्विसेज से ही कैलिब्रेशन करवाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो फर्स्ट हमारी मिस्टेक है कैलिब्रेशन मिस्टेक से क्या हो सकता है। दोस्तों, हम बात करेंगे सेकेंड रिस्क की। सेकेंड रिस्क आती है टेम्परेचर मैपिंग। व्हाट इज द टेम्परेचर मैपिंग? दोस्तों, टेम्परेचर मैपिंग की जाती है स्टोरेज कंडीशंस मैप करने के लिए, स्टोरेज कंडीशन को चेक करने के लिए, स्टोरेज ड्यूरेशन को चेक करने के लिए, जो भी स्टोरेज रूम है, जो भी स्टोरेज इक्विपमेंट है, उसमें इक्वल टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए, वर्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए, हॉटस्पॉट कोल्ड स्पॉट आइडेंटिफाई करने के लिए टेम्परेचर मैपिंग की जाती है। असल में टेम्परेचर मैपिंग होती ही नहीं है, डेटा बना लिया जाता है एक जगह पे रख के। दोस्तों, इससे क्या होता है? टेम्परेचर मैपिंग ना करने से एक
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फूड इंडस्ट्री में या केमिकल इंडस्ट्री में इसका इम्पैक्ट पेशेंट पे कैसे आता है आप देखिए एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट वो स्टेबिलिटी के लिए रखा जाता है। आप मान लीजिए एक इंसुलिन रखी गई है 2 to 8 डिग्री के चैम्बर में। 2 to 8 डिग्री के चैम्बर में जब इंसुलिन रखी जाती है तो स्टोरेज कंडीशंस जो होती है, अगर ये 90 डेज के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए स्टेबिलिटी वहाँ पे करनी है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में इंसुलिन की। अभी मान लीजिए अगर वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस का जो कोल्ड रूम है वो 2 से लेके 14 तक जा रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ये मैपिंग में ऑब्जर्व हुआ है, फिर भी मैपिंग का डेटा करेक्ट बना दिया गया है। इससे क्या होता है, जो इंसुलिन वहाँ पे रखी गई है उसका जो पोटेंशियल होता है वो लॉस हो जाता है। वो पोटेंशियल लॉस होने की वजह से जब वो मार्केट में जाती है, उसकी वहाँ पे जब चेकिंग होती है तो टोटल इंसुलिन कैन बी द टोटल बैच जो है रिकॉल करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं होता है, मार्केट में चली जाती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है पेशेंट पे आ सकता है, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल था वो लॉस हो गया है ड्यू टू द वो जो उसका स्टोरेज कंडीशन था उसमें उसका स्टेबिलिटी नहीं हुआ या उसमें उसे नहीं रखा गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म द टेम्परेचर मैपिंग एक्चुअली टू आइडेंटिफाई द हॉटस्पॉट एंड कोल्ड स्पॉट। एक्चुअली ये चीज़ बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल जो भी WHO, जो भी FDA गाइडलाइंस बोलती है कितने टाइम के लिए टेम्परेचर मैपिंग होनी है, उसमें कौन कौन सी टेस्ट होनी है चाहिए। मान लीजिए टेम्परेचर मैपिंग में बहुत सारी टेस्ट की जाती है, डूअर ओपन क्लोज टेस्ट की जाती है, पावर फेल्यूर टेस्ट की जाती है, रिकवरी टेस्ट की जाती है। ये जो सारी टेस्ट की जाती है, ये टेस्ट एक्चुअल में फिजिकल में परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, इससे किसी पेशेंट की जान जा सकती है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ होती है उनको बहुत बड़ा जो है डिजास्टर उनको सहना पड़ सकता है, बहुत बड़ा लॉस उनको हो सकता है, पूरा प्रोडक्ट उनका फेल हो सकता है। तो ये दूसरी चीज़ होती है बहुत बड़ी, जो ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस इन द पीपल, ये इनको लाइटली लेते हैं और उनके वजह से ये गलतियां होती है। तो इन लोगों को उस चीज़ का अवेयरनेस देना ये मैनेजमेंट का काम होना चाहिए। ये उन लोगों ने उनको बताना चाहिए कि हाँ क्यों कर रहे हैं हम मैपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन व्हाई वी आर परफॉर्मिंग दिस मैपिंग, ये उन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअल अगर मैपिंग नहीं होती है, उसमें डायरेक्ट रिपोर्ट बना दिए जाते हैं, तो जो स्टोरेज कंडीशन रिक्वायर्ड है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जो स्टेबिलिटी प्रोडक्ट है, जो कुछ पेशेंट पे जो है उनकी ट्रायल्स होने वाली है, ऐसे प्रोडक्ट कोल्ड रूम में रखे जाते हैं, एक स्टोरेज कंडीशन में रखे जाते हैं। अगर वो कंट्रोल जो एरिया है उसकी मैपिंग नहीं हुई है, तो मान लीजिए आपका कंट्रोलर तो दिखा रहा है कि वहाँ पे 2 to maintain है 2 to 8, लेकिन मान लीजिए कि वो गलत दिखा रहा है 2 to 8, वहाँ पे हो सकता है कि 20 से 25 तक का टेम्परेचर हो। तो इस केस में प्रोडक्ट फेल होने की, प्रोडक्ट रिकॉल करने की और कंपनी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी और थर्ड मिस्टेक, द फेक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। द फेक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मीन्स क्या गाइज, एवरी इंटरवल में एक शेड्यूल होता है, एवरी इंटरवल में मशीन्स का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली कुछ जो चीज़ें हैं वो हम होने से बचाए, या फिर फ्यूचर में होने वाले ब्रेकडाउन्स रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है। गाइज ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में चेक पॉइंट्स होते हैं, वो चेक पॉइंट के हिसाब से आपको सारी मशीन चेक करनी होती है। कुछ इंटरवल के बाद में पूरी ओवरहॉलिंग भी करनी पड़ती है। सब पूरा मशीन को एक अच्छी तरीके से हमको चेक करना पड़ता है कि नेक्स्ट आने वाले 6 जो भी इंटरवल है उस इंटरवल तक ये मशीन सही से वर्क करे। उसमें सही से पावर आ रही है क्या, वो सही से वर्क कर रही है क्या, उसमें सही से आरपीएम मिल रहा है क्या, सही से टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है क्या, अलाइनमेंट ठीक है क्या, वाइब्रेशन है क्या, ऑयल लेवल ठीक है क्या। बहुत सारी चीज़ें होती है एक मशीन में, वो सारी चीज़ें एवरी इंटरवल्स में चेक की जाती है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में होता है ऐसा है कि सिर्फ चेक लिस्ट में चेक किया है ओके है, चेक किया है ओके है, चेक किया है ओके है, लिख देते हैं। लिखने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाद में इसके बहुत सारे बड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं।
रनिंग में मशीन बंद पड़ सकती है। कुछ मूवेबल पार्ट्स है तो वो सडन बंद हो सकते हैं। बैचेस रुक सकती है, गलत डेटा जनरेट हो सकता है, अनप्लान्ड डाउन टाइम आ सकता है, बिग ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं और उसके वजह से कंपनी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। हो सकता है कि उसी मशीन पे बहुत क्रिटिकल बैच आने वाली है और ड्यू टू द लैक ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, लैक ऑफ अवेयर ऑफ दैट थिंग्स जो इन्होंने मिस की है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते टाइम पे, उसके वजह से उस कंपनी को जो बैच उस पे होने वाली है वो डाउन टाइम की वजह से बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है। फोर्थ मिस्टेक इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज फेक ट्रेनिंग्स। फेक ट्रेनिंग्स इज नथिंग बट the documentation activity, untrained hands handling the critical systems। दोस्तों जो ट्रेनिंग एक्चुअल फिजिकल देनी चाहिए, ट्रेनिंग्स टेक्नीशियंस को, ऑपरेटर्स को ऑन साइट ट्रेनिंग देनी चाहिए, हाउ टू ऑपरेट द मशीन, हाउ टू यू हैंडल द प्रोडक्ट्स, हाउ टू हैंडल द सैंपल्स, ये ट्रेनिंग उनको फिजिकल में अगर दी जाए तो सारे इंसिडेंट्स जो है वो अवॉइड हो सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। रियल लाइफ में सिर्फ एक ट्रेनिंग सीट जो होती है उस पे नाम और सिग्नेचर लिए जाते हैं। दोस्तों इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग मशीन हैंडल करना स्टार्ट करते हैं, उसमें एरर्स आते हैं, डेविएशंस आते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं कंपनी में, कंपनी का टाइम वेस्ट होता है। कभी कभी उसके वजह से इन लोगों को रिजल्ट फेल होने की वजह से इन लोगों को डेटा मैनिपुलेट करना पड़ता है, डेटा मैनिपुलेट करते हैं और फिर वो ऑडिट में फाइंडिंग्स आती है। ऑडिट में फाइंडिंग आने की वजह से अगर ये मेजर फाइंडिंग है तो ऑडिटर्स कैन रेज द 483 फॉर्म्स और इसकी वजह से कंपनी की प्रेस्टीज और कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर नॉन कंप्लायंस, डेविएशंस, इंसिडेंट ये अगर बार बार ऑडिटर को देखने को मिलते हैं तो इसके वजह से ऑडिटर को लगता है कि इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, दे आर नॉट एबल टू हैंडल द सिस्टम, दे आर नॉट एबल टू मेक अ गुड एनालिसिस, और वो आपको ऑब्जर्वेशंस देते हैं और उस ऑब्जर्वेशन के वजह से आपके कंपनी की प्रेस्टीज जो है वो डाउन जाती है, फाइनेंशियल लॉस आपके कंपनी को हो सकते हैं, आपकी जॉब जा सकती है, कंपनी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बैन किया जा सकता है एक ट्रेनिंग की वजह से। तो गाइस जो भी ट्रेनिंग जो लोग देखते हैं, इंश्योर करें कि जिसको भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सही से ट्रेनिंग दी जाए, सिर्फ पेपर वर्क ना हो। उनका सिग्नेचर, जब भी उनका आप लोग सिग्नेचर लेते हो, वो तो नए लोग होते हैं जिनसे आप सिग्नेचर ले लेते हो और वो कर देते हैं, लेकिन उसके वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस एंड उसके वजह से जो इफेक्ट्स होते हैं कंपनी के लिए, कंपनी पे जो होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। सो रिक्वेस्ट यू गाइज, आप भी जब साइन करते हो, जो न्यू एम्प्लॉई है, मेक इंश्योर कि आपने वो ट्रेनिंग प्रॉपरली ली है, आपने अंडरस्टैंडिंग की है कि भाई मैं ये वर्क प्रॉपरली कर पाऊंगा, देन ओनली गो फॉर साइन। आपकी एक साइन पूरी कंपनी बर्बाद कर सकती है दोस्तों। मेक इंश्योर दैट इफ यू आर साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू ट्रेनिंग, आपको सारी चीजें आपने प्रॉपर से सीख ली है, उसके बाद में आप साइन कीजिए। पांचवी मेजर गलती, ये हर किसी को एप्लीकेबल है, फेक एसओपी। अभी मैं फेक एसओपी क्यों बोल रहा हूं आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंटेड वन थिंग एंड प्रैक्टिकली डूइंग अनदर मीन्स, इसका मतलब ये है कि आपके एसओपी में कुछ अलग लिखा है और आप कुछ अलग ही कर रहे हो। तो दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल के साथ में मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे इफेक्ट करता है एक एसओपी। चलो, ये जो एसओपी बनाई जाती है ये ऑडिट के लिए बनाई जाती है, एग्रीड, लेकिन उतना ही इसका जो इफेक्ट है वो प्रोडक्ट पे और पेशेंट सेफ्टी पे भी आता है। हाउ आई कैन एक्सप्लेन यू। तो आपके एसओपी में लिखा जाता है कि हर सैंपल के बाद आपको ग्लोव चेंज करना है, और जो पर्सन होता है वो 10-10 सैंपल उसी ग्लोव से ले रहा होता है। अभी इसके वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हाईली होते हैं, फेलियर इन माइक्रोबाइल लिमिट, और सबसे बड़ा ह्यूज रेगुलेटरी पेनल्टी अगर ये आइडेंटिफाई होता है यहाँ पे, अगर आपको ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। तो एसओपी में जो लिखा जाता है वो फिजिकली प्रैक्टिकली लोग करते हैं क्या। सबसे बड़ी गलती ये है कि गाइस एसओपी तो लिखी जाती है दोस्तों, एसओपी लिख देते हैं, लेकिन कभी किसी से वो प्रैक्टिकली करवा के नहीं देखते हैं।
ये एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है गाइस, कि जब एसओपी लिखी गई है तो एटलीस्ट एक बार वो सब लोगों के साथ में कैसे करना है तो लिखा है, लेकिन चलो अभी एसओपी के साथ में कर लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाई गई है उसी के हिसाब से एक्टिविटी हो रही है क्या, एक बार इंश्योर करना है। दोस्तों मैंने बहुत बार चेक किया है, बहुत दोस्तों से बात की है कि एक्चुअल जो एसओपी में लिखा हुआ है, व्हाट इज डॉक्यूमेंटेड, वो जब फिजिकल में करने के लिए जाते हैं तो 100 प्लस ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, 100 प्लस इश्यूज आते हैं। ये देख के एक ऐसी चीज लगती है कि यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है और हम कर रहे हैं कुछ और ही होते हैं। तो जो भी एसओपी बनाते हैं दे मेक इन श्योर व्हाट दे आर राइटिंग देयर, क्योंकि जो एसओपी बनाने वाले लोग होते हैं वो अलग होते हैं और जो एक्टिविटी करने वाले होते हैं वो अलग होते हैं। एसओपी में कुछ और लिखा होता है और जो ग्राउंड लेवल पे एक्टिविटी हो रही होती है वो कुछ अलग ही हो रही होती है। तो द थिंग इज कि जो एक्टिविटी हो रही है या फिर जो प्रोसीजर बना दी गई है उसको ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करना, वेदर दैट एक्टिविटी इज परफॉर्मिंग एज पर द रिटन प्रोसीजर और नॉट, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। इसके वजह से कंपनी को तो बहुत सारे फायदे ही होंगे, लेकिन people will aware, they will confident to face the audits and to explain the things to auditors how we are performing। लेकिन जब ऑडिटर पूछता है तो वो जो कर रहा होता है वो ही एक्सप्लेन कर देता है और वो उसकी जो प्रोसीजर है उससे मैच नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है एक, जो हाइड की जाती है, जो सिर्फ ऑडिट में रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई है। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ ऑडिट में रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है, ऐसा ऑडिटर को लगता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जबकि मैनेजमेंट को लगता है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और उसी को हमारे लोग फॉलो कर रहे हैं। उनका भी अवेयरनेस यही होता है कि हम एसओपी के हिसाब से ही कर रहे हैं, लेकिन वो एसओपी सामने लेके एक्टिविटी कभी भी परफॉर्म नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसको अगर मिनिमाइज करना है तो आफ्टर अपडेटिंग एसओपी, आफ्टर रिवाइजिंग द एसओपी, इमीडिएटली एक ट्रेनिंग लेना चाहिए ऑन जो भी साइट है जहाँ पे भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी करके एक बार डेमोन्स्ट्रेशन कर लेना चाहिए कि हम उसी के हिसाब से एक्टिविटी कर रहे हैं क्या। सिक्स्थ मिस्टेक एंड वेरी बिग मिस्टेक, इसके वजह से 483 ऑब्जर्वेशंस मिलना कंफर्म है। अगर ये मिस्टेक आप करते हो तो 483 ऑब्जर्वेशन कंफर्म है इफ इट फाइंड्स। दोस्तों मैं उसी की बात कर रहा हूँ, डेटा इंटीग्रिटी वायलेशंस, प्लेइंग विथ रिकॉर्ड्स, मैनुअल ओवरराइटिंग, बैकडेटिंग सिग्नेचर्स, बैकडेटेड एंट्रीज, ऑडिट ट्रेल डिसेबल्ड, ये सब डेटा इंटीग्रिटी के क्लियर इंडिकेशंस है। कभी कभी एनालिस्ट क्रोमोटोग्राफ में जो पीक आते हैं डिलीट कर देते हैं, क्योंकि जो पीक शेप आता है वो एज एक्सपेक्टेड नहीं है और वो डिलीट कर दिया जाता है। एंड he retest the sample without approval. This is clearly the data integrity issue. उसने डेटा के साथ मैनिपुलेट किया, डेटा डिलीट कर दिया, फिर से सैंपल को रिटेस्ट किया, डेटा इंटीग्रिटी वायलेशंस। इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? 483 ऑब्जर्वेशन, WHO or any other regulatory agency's warning letter, product rejection, trust loss and the company blacklisting from the वेरियस कंट्रीज। जो ये मिस्टेक है ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा वायलेशंस। डेटा में मैनिपुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि ऐसा हो गया है। मैनेजमेंट विल टेक केयर कि रीटेस्ट करना है, रीसैंपल करना है, डेविएशन लेना है, क्या करना है। आप खुद भी फंसते हो, कंपनी को भी फंसवाते हो। डेटा इंटीग्रिटी मतलब आपने पहले कुछ कर दिया है और उसमें आप मैनिपुलेट करना चाहते हो, मैनिपुलेट कर रहे हो। डोंट डू दिस। एक नेसेसरी अप्रूवल्स, आज भी 8 घंटा ही काम करना है, कल भी 8 घंटा ही करना पड़ेगा। आज आप 2 घंटा आपने स्टडी किया है, तीसरे घंटे में वायलेट कर दिया, फिर झूठ पे झूठ पकड़े जाते हो, जॉब जाता है, कंपनी का ट्रस्ट लॉस होता है, कंपनी ब्लैकलिस्टिंग हो जाती है, 483 ऑब्जर्वेशंस आते हैं एंड लॉट ऑफ थिंग्स। डोंट गो विद डेटा इंटीग्रिटी, डेटा मैनिपुलेशंस। ओके, डेटा मैनिपुलेशंस करना, हम पे ट्रस्ट कब आएगा? फॉरेन कंट्रीज को जहाँ पे हम मटेरियल देते हैं, इंडियन कंपनीज, हम पे ट्रस्ट कब बिल्ड होगा? जब हम ट्रस्ट दिखाएंगे। लेकिन ये चीज़ें लोगों को सिखानी पड़ती है कि भाई आप बैकडेटेड एंट्रीज मत कीजिए, बैकडेटेड
साइन मत कीजिए, बैक डेटा मैनिपुलेट मत कीजिए, कुछ डिलीट मत कीजिए। ये चीज़ों की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। कुछ सिखाना है, कुछ एक्टिविटी करवाना है लोगों से, कुछ बताना है कि भाई आप इस मशीन को ऐसे ऑपरेट कीजिए। दैट इज ये सबके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड सबको सिखाना पड़ता है। लेकिन आप बैकडेटेड मत कीजिए। आज का डेट क्या है वही आप डेट लिखिए। ये अगर सिखाना पड़ता है तो भाई मतलब प्रोफेशनलिज्म कहाँ पे है? मतलब आप कौन से प्रोफेशन में हो कि आपको बताना पड़ता है कि आप पूछोगे आज का ही डेट साइन करो क्या? व्हाट इज दिस यार? आज साइन कर रहे हो, आज का साइन करो। योर मिस्टेक आप करते हो और आपकी मिस्टेक की वजह से पूरी कंपनी को उसका भुगतान करना पड़ता है। लोगों के जॉब्स जाते हैं, 483 मिलते हैं, मैनेजमेंट के लोगों के जॉब जाते हैं, के मैनेजर का जॉब जाएगा क्योंकि ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू हैंडल यू ओनली। बहुत सारी चीजें होती है। डेटा की इंटीग्रिटी इज नॉट अ स्मॉल थिंग। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स आप ट्रस्ट लॉस करते हो, आप कुछ गलत कर रहे हो। सो आपके एक गलत करने की वजह से पूरी कंपनी को भुगतान करना पड़ता है दोस्तों। सो डोंट गो विथ डेटा इंटीग्रिटी, डेटा मैनिपुलेशंस, डोंट डिसेबल द ऑडिट लॉग्स, यूज 21 CFR and compliant softwares to avoid these things. Seventh mistake, the GAM5 violations, the GAM5 non-compliance, systems without validation. तो दोस्तों जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं सिंपल है, विदाउट वैलिडेशन यूज नहीं करना है। IQ, OQ, PQ, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशंस ये करना है। इससे आपको आपका सिस्टम सही से इंस्टॉल हुआ है, सारे कंपोनेंट सही से वर्क कर रहे हैं एंड दैट सिस्टम आल्सो फिट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। आप वेरीफाई कर लेते हो और ये वेरीफाई करने से सिस्टम के साथ साथ आपका भी ट्रस्ट बिल्डअप होता है, आपका भी जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उस मशीन पे बैच लेने में, प्रोडक्ट लेने में या एनालिसिस करने में। डोंट गो विदाउट वैलिडेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स। इसके बहुत सारे छोटे छोटे इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे कि डेटा एरर आपको मिलेगा, इंटीग्रिटी इश्यूज मिलेंगे, ऑडिट फेल्स होंगे, लीगल पेनल्टीज होगी और बहुत सारे आपको करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस करने पड़ेंगे, कापास लेने पड़ेंगे। गो विद द GAM5 गाइडलाइंस, रेफर GAM5 गाइडलाइंस टू वैलिडेट योर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम एज वेल एज non-computerized system also you can validate for the certain levels. Basic things will be validated in the documents, so you can use it in the GMP environment. Please go with the validated equipments for the GMP environment. Okay, हमारा 8वां जो मिस्टेक है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, फेक इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। फेक इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग क्या होती है दोस्तों कि जो आपके एरियाज में टेस्टिंग हो रहा है, जो अभी आपका लेबोरेटरीज है, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, वहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जो है यूटिलिटीज प्रोवाइड की जाती है और जबकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जो आपको प्री डिफाइंड स्पेसिफाइड जो लिमिट्स है उसके अंदर नहीं है, फिर भी आप लिखे जा रहे हो कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो विद इन लिमिट है, जबकि वो आउट ऑफ लिमिट है और आप लिखे जा रहे हो ये विद इन लिमिट है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो गाइज यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो एक्चुअल में आपको डेटा मिल रहा है वो डेटा आप ना लिखते हुए इश्यूज एस्केलेट कीजिए मैनेजमेंट से। वो अगर वो रिपेयरेबल है तो रिपेयर करवाइए। डोंट गो विद द फेक डेटा। इसके वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं एंड सारे इम्पैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके वजह से क्या इम्पैक्ट होते हैं। इसके वजह से स्टेरिलिटी टेस्ट फेलियर हो सकती है, बैच रिजेक्शन हो सकती है, कंटामिनेशन इश्यूज हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इन्फेक्शन रिस्क टू द पेशेंट आल्सो वन ऑफ द थिंग, अगर आप इन्वायरमेंटल कंडीशन सही से मॉनिटर या कंट्रोल नहीं करते हो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जबकि इन्वायरमेंटल कंडीशन मॉनिटर नहीं की जाती है। हमें फेक डेटा लिख दिया जाता है कि ये डेट में ये टेम्परेचर था, ये RH था, ये था, अगर वो आउट ऑफ लिमिट था, नहीं था, किसी को कुछ नहीं, बस ऑडिट रिप्रेजेंटेशन के लिए जब डेटा लिख दिया जाता है तो इट इज इम्पैक्टिंग। वो अभी आप पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन बाद में जब वहाँ पे जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो जब पेशेंट लेगा तो उस पर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। वहीं पे जो प्रोडक्ट बना है वो जब दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन में जाके टेस्ट किया जाता है तो वहाँ पे उसके रिजल्ट्स अलग आते हैं और उसके वजह से आपका पूरा बैच रिकॉल किया जा सकता है। सो दोस्तों इसके वजह से आपकी भी जॉब जा सकती है, आपको ऑब्जर्वेशंस मिल सकते हैं, कंपनी को भी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। सो डोंट गो विद द फेक डेटा।
monitor correct data. If the correct data is not, your system is not able to control that data, please escalate it to the management and get it resolved. Ninth mistake, fake batch manufacturing record. The biggest red flag. EMRs मैन्युअली फिल किए जाते हैं, बाद में रियल टाइम एंट्री का जीरो कंसेप्ट। तो यहाँ पे होता है ऐसा है, ऑपरेटर भूल जाता है कि कौन से आरपीएम में मशीन चल रहा था और वो बाद में आके जो एवरेज रीडिंग होती है आरपीएम की वो बाद में लिख देता है। टेम्परेचर क्या था उस टाइम पे वो ऑन टाइम नहीं लिखता है, बाद में जब टाइम खत्म हो जाता है तो तब वो एवरेज उसको पता होता है, वो एवरेज एक टेम्परेचर वहां पे लिख देता है। ऑन टाइम एंट्री कंटेम्पोरेनियस एंट्री नहीं करता है यहाँ पे, इसको कोई भी वेरीफाई नहीं कर पाएगा कि उस टाइम पे क्या डेटा था, कैसे चल रहा था। तो कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। नाउ अडेज इट इज अवेलेबल, ऑटोमेटिक जो है रीडिंग कैप्चर्स होती है और उसमें पता चल जाता है, लेकिन जहाँ पे भी मैनुअल बीएमआर फील हो रहे होते हैं वहाँ पे ये पता चलना मुश्किल होता है कि ड्यूरिंग बैचेस what was the parameter. It is totally trustable activity on operator. टोटली ऑपरेटर ट्रस्टेड चीजें हैं, उन पे ट्रस्ट करना पड़ता है। उन्होंने जो लिखा है वही टेम्परेचर, वही आरपीएम, वही प्रेशर वहां पे था, वही कंसिडर करना पड़ता है। तो इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? ट्रेसेबिलिटी लॉस्ट होती है, बैच बिकम नॉन कंप्लायंट, इंटायर बैच एट रिस्क एंड डेटा फाल्सिफिकेशन। तो 10वां और आखिरी मिस्टेक, सिस्टम लेवल एग्रीमेंट मिसिंग, नो कंट्रोल ओवर सप्लायर क्वालिटी। वेंडर का सिलेक्शन तो होता है लेकिन उनका पेरियोडिक क्वालिफिकेशन, ऑडिट और एग्रीमेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, पैकेजिंग मटेरियल सप्लायर है, उसने बोर्ड मटेरियल विदाउट इंफॉर्मेशन चेंज कर दिया, तो मटेरियल का जब सीलिंग स्टार्ट होगा तो वो सीलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और इसके वजह से सीलिंग स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? बैच फेल हो सकती है, कस्टमर कंप्लेंट बढ़ सकती है, रेगुलेटरी वार्निंग्स आ सकती है, रेगुलेटरी वार्निंग ऑन सप्लायर कंट्रोल। दोस्तों ये थी 10 गलतियां जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही छोटी गलतियां है, लेकिन आपकी कंपनी का लाइसेंस इसके वजह से जा सकता है। डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन भी इक्वली जरूरी है। बी ऑनेस्ट, बी कंप्लायंट। फार्मा इज नॉट जस्ट बिजनेस, इट्स अ ट्रस्ट।